हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंडिया की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, मौसम अपना पर्यावरण विभाग है, जिसका काम है जंगलों को कैसे कम से कम काटा जाए, कैसे कटने से बचाया जाए। इस मिनिस्ट्री ने ही अब एक ऐसा ऑर्डर निकाल दिया है जिसमें जंगलों को काटना आसान हो जाएगा। इसी पे बेस्ड है आज सुबह का अपना फर्स्ट एडिटोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम से रिलेटेड है, कंजर्वेशन से। आप इसके ऊपर बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव जो है ना टॉपिक्स देखेंगे इसी थीम के ऊपर। वीडियो को खास बनाने के लिए मैंने इसमें बहुत सारे ग्रामर रूल्स को इंटीग्रेट किया है, जैसे मैं हर रोज़ किया करता हूँ। इस तरीके से आप इसको लें जैसे आप अपनी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन इस वीडियो से करने वाले हैं एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। शुरू करें फटाफट से, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है इन रिवर्स गियर, गाड़ी आगे जाती है ना, रिवर्स गियर में गाड़ी आ गई है। रिवर्स गियर आप जानते हैं, बैक गियर में आना, गाड़ी का उल्टा चलना। कह रहा है रिवर्स गियर में आ गए हैं, आगे जाने की बजाय पीछे आ रहे हैं। अब देखो कौन आ रहा है, कह रहा है ऑन ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन आया है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, अभी देखेंगे क्या होती है। इसके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखो ड्राफ्ट क्या होता है, कोई भी लॉ लाने से पहले गवर्नमेंट उसका एक ड्राफ्ट निकालती है, उसको पब्लिक में पब्लिश करती है। अगर पब्लिक से कोई भी रैशनल लॉजिकल उसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं आती है, देन द ड्राफ्ट बिकम्स जो है फाइनल। तो ड्राफ्ट निकाल दिया इन्होंने 2 महीने के अंदर, अगर किसी ने इसके ऊपर आपत्ति नहीं जताई तो ये अपने आप से फाइनल हो जाएगा। शुरू करें, चलो। कह रहे द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन नीड्स वाइडर कंसल्टेशन एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। कह रहे जो ड्राफ्ट EIA का नोटिफिकेशन है ना, अभी जो हमने ऊपर बात की थी, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, कह रहे इसको ज़रूरत है। अच्छा भाई, किस चीज़ की? बहुत ही वाइडर कंसल्टेशन की, हर तरफ इसकी चर्चा हो। वाइडर मतलब बहुत बड़े एरिया में हर तरह के लोग इसके ऊपर बातचीत करें, और इसको ज़रूरत है नीड्स। दूसरी चीज़ कौन सी है, एंड लगा के बता रहा है, प्रोग्रेसिव चेंजेस की। ऐसे ऑल्ट्रेशन, ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस इसमें लेकर के आए जो प्रोग्रेसिव हों, जो रिवर्स गियर से बैक गियर से फ्रंट गियर में गाड़ी को लेकर के आए, आगे आगे जो गाड़ी को चलाएं। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बहुत दकियानुसी है, खराब काम कर रहा है, हमें पीछे की तरफ लेकर के जा रहा है। इसके ऊपर सबको बातचीत करनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें ऐसे चेंज करने चाहिए ताकि ये प्रोग्रेस लेकर के आए, रिग्रेस की बजाय। सेंटेंस समझ गए? सिंपल सेंटेंस है ये। सेंटेंस इसलिए सिंपल है क्योंकि आपने देख लिया नोटिफिकेशन एक सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है। नोटिफिकेशन के हिसाब से वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है। सिंगुलर नाउन्स अपने बाद सिंगुलर वर्ब्स को लेते हैं जिनके आगे एस या ES को लगा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। अब देखो ये काम अपने लिए आसान आप बना सकते हो पूरे एडिटोरियल के अंदर। सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपको मार्क किया है। अब ये मैंने इसलिए नहीं किया कि आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ पाओ, मैंने इसलिए किया है मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को आप मिलाओ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी बिना मार्क की हुई वीडियो भी ले सकते हो जिसमें सब निशान ना लगे हों। सुबह आप उससे पढ़ने की कोशिश करें, शाम को इससे पढ़ने की कोशिश करें। आप देखना यही वो तरीका है जिससे सबने इंग्लिश सीखी है, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने की कोशिश करना है ना। तो ये एक्सरसाइज को मेरे साथ रोज करना है आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, पर इसको करना जरूर है आपको, है ना। सब्जेक्ट वर्ब को मार्क करें ग्रीन और पिंक में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक आपको समरी दे देता हूं मैं, किस बारे में लिखा हुआ है आपको मालूम चले। ये प्रोग्रेसिव देख लेना ना, मॉडर्न हो, रिफॉर्मिस्ट हो, लिबरल हो, जो चीज़ें आगे आपको ले जाए प्रोग्रेसिव होती है। समरी ये है मेरे भाई, जैसा मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन आ गया है, इसके अंदर जंगलों को काटना आसान हो रहा है। एडिटोरियल ये कह रहा है कि भाई ऐसे तुम काम करोगे, अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। कह रहे इसके ऊपर बातचीत करो, आंखें मत अपनी बंद रखो, बिजनेस व्यापार धंधे के चक्कर में ये मत भूल जाओ ह्यूमैनिटी जो है ना नेचर के खिलाफ नहीं जा सकती। आपने अभी भी कोविड-19 में देखा, क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं, ये बैट्स वैट्स जंगली जानवर हमारे घरों में आ रहे हैं, इसी वजह से कोविड, जीका और हांटा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। वगैरह नसीहत ले लो, बिजनेस व्यापार पैसा सब एक तरफ है, नेचर एक तरफ है, नेचर से खिलवाड़ ना करें। इस नोटिफिकेशन पे फिर से विचार करें, ठीक है ना। तो ये इसकी समरी है, डिटेल में अपने देखेंगे आगे। इसकी टोन है आज की कंसर्न, हाईली कंसर्न है। साथ में इसकी थीम बोल सकती है कंजर्वेशन, है ना, कई और थीम भी आती है। तो इसकी पूरे एडिटोरियल की थीम है कंजर्वेशन, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन थीम। शुरू करने वाले हैं। समरी को डालना कमेंट सेक्शन में 5 से 6 सेंटेंसेस में। फटाफट से वीडियो को लाइक भी देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कंटेंट को लाने में। चलिए शुरू करने वाले हैं। कह रहा द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ बीन इन द स्पॉटलाइट ऑन मोर देन वन ओकेजन during the pandemic as it worked to push through retrograde environmental decisions in an atmosphere of general paralysis।
कह रहा है जो यूनियन मिनिस्ट्री है ना, देखो यूनियन मिनिस्ट्री का मतलब होता है सेंटर की मिनिस्ट्री, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री, राज्य सरकार की बात नहीं कर रहे हम, है ना। तो कह रहे जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, हमारा पर्यावरण विभाग है, कह रहे वो हैज़ बीन रहा है, किस में रहा है भाई, स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट क्या होती है, सबकी नज़रों में, सबके नज़रों के आँख का तारा बन के रहा है। और कब, एक से ज़्यादा मौक़ों पे, ऑन मोर देन वन ओकेजन। अच्छा किस दौरान, इस पैंडमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान। तो कह रहा है जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो रही है स्पॉटलाइट में एक से ज़्यादा ऐसे मौक़ों पे इस पूरी महामारी जब से शुरू हुई है मार्च से, उसके दौरान। अच्छा क्यों रहा है ऐसा भाई, क्योंकि इट वर्क, इसने काम किया पुश थ्रू करने के लिए, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मनवाने के लिए। और किस चीज़ को मनवाने के लिए, ऐसे एनवायरमेंटल डिसीजंस को जो रेट्रोग्रेड हैं, ऐसे एनवायरमेंटल डिसीजंस को जो कि रिग्रेसिव हैं, हमें पीछे जो है धकेलने वाले हैं। और कब, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, एक ऐसे पर्यावरण में, एक ऐसे वातावरण में जो है जनरल पैरालिसिस का, हर चीज़ पैरालिसिस लकवा मारी हुई है, देश में कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही। रिपीट कर दूं सेंटेंस को, फिर इसकी ग्रामर में, इसकी वोकैबुलरी में आएंगे। ये मिनिस्ट्री जो है रही है स्पॉटलाइट में एक से ज़्यादा मौक़ों पे दौरान इस पैंडमिक, जैसे कि इसने वर्क किया पुश थ्रू करने का, ज़बरदस्ती मनवाने का, रेट्रोग्रेड एनवायरमेंटल डिसीजंस को, ऐसे फैसलों को जो रेट्रोग्रेड हैं, जो अभी जो पुराने टाइम के हैं, है ना। और ऐसे एक एटमॉस्फेयर में काम कर रही है, ऐसे एक एनवायरनमेंट में, सिचुएशन में कर रही है जहाँ पे जनरल पैरालिसिस है, हर चीज़ ठप पड़ी है, उस दौरान भी इसको ऐसे काम करने की पड़ी है। समझ गए सेंटेंस को, आए सेंटेंस की देखें चीज़ें क्या क्या है। जो अपना सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, इसकी वर्ब है हैज़ बीन। लिंक वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसके बाद वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, सीधे सीधे एक प्रपोजिशन, नाउन या कुछ भी आ जाए, ऐसे केस के अंदर ये लिंक वर्ब बन जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की लिंक वर्ब बन गई, है ना। इट की वर्ब है वर्क्ड, एज कंजंक्शन के बाद क्लोज नंबर 2 शुरू हुआ, इट उसका क्लोज नंबर 2 का सब्जेक्ट, वर्ब उसकी वर्क्ड। देखो ये करवाता हूँ मैं आपको कभी कभी बीच बीच में, है ना, कैसे पार्सिंग करनी है, 3-4 वीडियो हम कर भी चुके हैं, यहाँ डाल देता हूँ, पार्सिंग जरूर सीखें यहाँ पे ना। पुश थ्रू करना होता है किसी चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्टेबल बनाना। जबरदस्ती गवर्नमेंट जब पुश थ्रू करती है किसी चीज़ को, इसका मतलब ये होता है पब्लिक के खिलाफ जाकर के, सारी जो है परेशानियों के खिलाफ जाकर के किसी लॉ को पास करवाने के लिए गवर्नमेंट जोर लगा रही है। तो इसने भी यही पुश थ्रू किया है इस चीज़ को, है ना। रेट्रोग्रेड वर्ड बना कैसे बता देता हूँ। आपने अपग्रेड सुना होगा, डाउनग्रेड सुना होगा, वैसे रेट्रोग्रेड बना है। अप मतलब ऊपर, ग्रेड मतलब दर्जा, किसी का दर्जा ऊपर कर दें अपग्रेड कर देंगे। डाउन मतलब नीचे, ग्रेड मतलब दर्जा, किसी का दर्जा नीचा कर दें अब उसको डाउनग्रेड कर देंगे। रेट्रो मतलब भूतकाल, ग्रेड मतलब दर्जा, किसी चीज़ का दर्जा ऐसा बना देंगे जो भूतकाल का हो, जो पास्ट का हो, है ना। 1992 की चीज़ फैशन को अगर आप 2021 में यूज़ करेंगे तो आप रेट्रोग्रेड फैशन कर रहे हैं ना। तो ये रेट्रोग्रेड वाला काम ये करने वाले हैं, जो पहले हुआ करता था वो ये ऐसे डिसीजन आज ले रही है। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं इन अप्रैल एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर यूज्ड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस to ensure that the National Board for Wildlife's Standing Committee stamped its approval on several projects with serious implications for conservation. कह रहे अप्रैल में ये जो मिनिस्टर साहब है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर, इनका नाम प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने यूज़ किया एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को, एक वीसी को, एक जो है ना ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को, इस चीज़ को पक्का करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। अच्छा क्या चीज़ भाई, दैट वो ये कि ये जो कमेटी है इसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी, है ना। इसने स्टैंप कर दिया है, इसने ठप्पा मार दिया है अपनी अप्रूवल का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे। अच्छा कैसे मारा है भाई, सीरियस इम्प्लीकेशंस के साथ, बहुत ही गंभीर परिणामों के साथ, नतीजों के साथ, इम्प्लीकेशंस के साथ। और ये किसके लिए होंगे गंभीर, कंजर्वेशन के लिए, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। सेंटेंस समझ गए। तो ये जावड़ेकर साहब ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि इस बोर्ड ने सारे काम जो है इनको मंजूर कर दिया है। अब आइए सेंटेंस की ग्रामर वामर देखते हैं, है ना, वोकैबुलरी देखते हैं। इस पे बाद में आऊँगा इंश्योर पे। इम्प्लीकेशन होता है किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है रेमिफिकेशंस, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था सर नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को कैसे पकड़ूँ मैं, है ना, डिक्शनरी में तो लिखे नहीं होते, और बात भी सही है। ये आएंगे एक्सपीरियंस से। आपको वर्ड्स को यूज़ करके देखना है, नेट पे चेक करो, रेमिफिकेशन वर्ड आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में मिलेगा। कहीं अच्छे रेमिफिकेशंस नहीं होंगे, है ना, रेमिफिकेशंस खराब चीज़ों के ही होंगे, तो ये नेगेटिव वर्ड है ना। कंजर्वेशन होता है प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, किसी चीज़ की हिफाजत, महफूज करना, किसी चीज़ की सुरक्षा करना। अब आ रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वो अगर आपने पकड़ लिया है तो कॉन्सेप्ट ये है एंश्योर वर्सेज अश्योर का। एक काम करो, दोनों सेंटेंस है, एक जैसे सेंटेंस है, आप इन दोनों को मुझे अभी पार्स करें दिमाग में और मुझे बताएं
क्या मैंने एंश्योर अश्योर को गलत तरीके से यूज़ किया है या सही तरीके से यूज़ किया है ना। फिर मैं आपको रूल के साथ बताता हूँ, पहले आप कोशिश करेंगे। आपके सामने मैं पार्सिंग भी कर रहा हूँ, जैसे आपको करनी होती है, थोड़ा देखें इसको। सब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया है, वर्ब मैंने पकड़ लिया है, जहाँ भी सब्जेक्ट हमारा सन है और वर्ब हमारी अश्योर्ड। चलिए कोशिश की होगी तो समझ में आया होगा। रूल ये कहता है अश्योर और अनश्योर दो ऐसी वर्ब हैं जो सबको क्या करवाती हैं, कंफ्यूज, क्योंकि एक जैसी दिखती है और बात भी एक जैसी करती हैं, पर इन दोनों में एक फ़र्क है। अश्योर करना मतलब भरोसा दिलाना, शी अश्योर्ड मी ऑफ सक्सेस, दे अश्योर्ड मी ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स, है ना। अश्योर का मतलब भरोसा दिलाना, इसलिए अश्योर के बाद में जिस चीज़ का भरोसा दिलाया जाता है जिस इंसान को, उस इंसान का नाम लिखा जाता है। तो अश्योर के बाद में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट ये लेकर के बैठी होगी। एंश्योर के साथ ऐसा नहीं है। एंश्योर का मतलब पक्का करना। एंश्योर के बाद में जिस चीज़ को पक्का करते हैं वो दैट करके लिखते हैं। दे एंश्योर्ड दैट वी सक्सीडेड इन द प्रोजेक्ट, उन्होंने इंश्योर किया कि हम प्रोजेक्ट में सक्सीड करेंगे, समझ गए ना। वी विल सक्सीड या वी सक्सीड इन द प्रोजेक्ट। तो अभी देखो दैट लगा के इंश्योर के बाद में जो इसका आता है ना ऑब्जेक्ट, वो एक क्लोज होता है, एक सीधा सीधा जो है चीज़ नहीं होती। तो मेरा कहना ये है अश्योर इंश्योर एक जैसे दिखते हैं, पर एक में आप भरोसा दिलवाते हो, दूसरे में किसी चीज़ को पक्का करते हो। अब अगर इन दोनों सेंटेंस की बात करूँ, सन ने इंश्योर किया फादर को। इंश्योर करने का मतलब होता है पक्का करना। क्या फादर को पक्का करके आया क्या? फादर जो थे कच्चे थे, इसने सन ने गया और पक्का कर दिया उनको, ऐसा किया क्या? फादर को भरोसा दिलाया ये तो मान सकता हूँ मैं, सक्सेस का भरोसा दिलाया ये मान सकता हूँ, पर फादर को पक्का नहीं कर सकता। तो ये एंश्योर यहाँ पे गलत वर्ड यूज हो गया। अब मुझे यहाँ यूज करना चाहिए अश्योर। द सन अश्योर द फादर ऑफ सक्सेस। अब इसमें दो चीजें देखना। पहली चीज क्या, अश्योर के बाद में जिसको किया गया उसका नाम भी आ गया ना। सन अश्योर द फादर ऑफ सक्सेस आ गया ना नाम उसका। तो ये रूल आपका सही हो गया। अश्योर के बाद में अपने जिसको करते हैं उसका नाम होता है। दूसरा, जिस चीज के लिए करते हैं ना उस चीज का ऑफ लगा के उस चीज को लिखा जाता है। अश्योर्ड अबाउट नहीं होता, अश्योर्ड बाय नहीं होता, विद नहीं होता, अश्योर्ड ऑफ ही होता है ना। तो दोनों चीजें आप जो है सेटिस्फाई करेंगे अश्योर के साथ। अब दूसरे सेंटेंस को देखो, द सन एंश्योर्ड या अश्योर्ड दैट फादर रिमेन्स हैप्पी। सन ने इंश्योर किया, सन ने अश्योर किया, फादर हैप्पी बने रहते हैं। अब ये बताओ, भरोसा दिलाएगा सन या पक्का करेगा इस बात को? अरे भाई पक्का ही करेगा ना, अच्छे अच्छे काम करेगा, पापा हैप्पी रहेंगे। हो गई बात तो पूरी। एंश्योर के साथ हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। द सन एंश्योर्ड दैट फादर रिमेन्स हैप्पी, है ना। अब हमारी यहाँ पे कंडीशन भी पूरी हो गई। दैट लगा के हमने एंश्योर के बाद में क्लोज भी दे दिया जिस चीज को एंश्योर किया गया। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है अश्योर और इंश्योर का, साफ साफ कहीं नोट करें, दो सेंटेंस लिखें, आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ने वाले हैं। कह रहा है ही नाउ वांट्स टू हरिडली मेक अ फंडामेंटल चेंज to the process of project approvals by introducing a new environment impact assessment या ये नोटिफिकेशन। कह रहा है अब वो चाहता है फटाफट से मेक करना एक फंडामेंटल चेंज को, एक बुनियादी बदलाव को। किस में भाई? चेंज करना उस प्रोसेस में जो है प्रोजेक्ट अप्रूवल्स की। अब ऐसे प्रोजेक्ट अप्रूवल हुआ करेंगे फटाफट से, है ना। ऐसा वो चाहते हैं। और देखो ये काम कैसे करेंगे, वो इंट्रोड्यूस करके एक नए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन को। इस नोटिफिकेशन के जरिए नए रूल्स आते हैं जिसके जरिए हमें पता लगता है किस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देनी है, किसको नहीं देनी। तो अब ये रूल ही नए ले आएंगे ताकि नए प्रोजेक्ट्स को फटाफट जो है अप्रूवल मिले। सेंटेंस समझ गए? दो देखने वाली चीजें हैं, सब्जेक्ट है ही, वर्ब है वांट्स। ही के हिसाब से वांट्स लगाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान करें। फंडामेंटल मतलब बेसिक, रेडिकल या बुनियादी बोलते हैं ना, इसके लिए एक वर्ड हो सकता है अपने पास एलिमेंट्री। समझ गए? एलिमेंट्री, रेडिकल या बेसिक। रेडिकल वर्ड को नोट करें। रेडिकल मतलब बेसिक होता है, पर रेडिकल का मतलब वो भी होता है जो एक्सट्रीम हो, है ना। रेडिकल व्यूज, एक्सट्रीम व्यूज हैं इस पर्सन की, रेडिकल व्यूज हैं। अच्छा, चेंज के बाद में, अमेंडमेंट के बाद में, ऑल्टरेशन के बाद में क्या प्रीपोजिशन लगती है? फिक्स टू नाम की, है ना। चेंज इन द प्रोसेस नहीं, चेंज टू द प्रोसेस। छोटी छोटी चीजें इनको थोड़ा माइंड करें। फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स रहती हैं। अब टू लगाना तो टू ही लगाना, और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। कह रहा नाउ इन ड्राफ्ट इट सीक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग EI नोटिफिकेशन ऑफ 2006। कह रहा ड्राफ्ट में ये कोशिश करता है रिप्लेस करने को एग्जिस्टिंग वाले EI नोटिफिकेशन 2006 का। अब भाई कौन करता है? जावड़ेकर करता है या कोई और करता है? आपसे सवाल है मेरा। इट यहाँ पे जावड़ेकर के लिए आया है, प्रकाश जावड़ेकर के लिए, क्या नाम है इनका, या इसके लिए किसी और चीज के लिए इट आया है? सोच के बताना मुझे भाई साहब। जावड़ेकर के लिए आएगा तो ही आएगा, इट लगाया तो हमने नए वाले नोटिफिकेशन को डिनोट किया। अब जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट के अंदर ये नया वाला नोटिफिकेशन कोशिश करता है मैं बदल दूं पुराने वाले को जो 2006 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, तब से अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था। समझ गए सेंटेंस को?
अब इसमें खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सीक वर्ब को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इसको यूज़ किया जाए। पहले तो सबसे पहली चीज़ है सीक शॉर्ट होता है। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा सीक, सच बोल रहा हूँ मैं, समरी वमरी भेजते हैं ना मेंबर्स अपने व्हाट्सएप पे, तो वो ऐसे लिख के भेज देते हैं सीड। सीड क्या होता है भाई, सीड वीड तो कोई वर्ड ही नहीं होता। सीक की सेकंड फॉर्म है शॉर्ट, थर्ड फॉर्म है शॉर्ट। अच्छा सीक वीक और एक और खासियत है सीक की, सीक अपने बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा, सीधे सीधे इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है और एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है। दे आर सीकिंग फॉर सक्सेस, वो सक्सेस की कोशिश कर रहे हैं पाने की। सीक के बाद में फॉर नहीं आएगा, निकाल दो यहाँ से। दे आर सीकिंग सक्सेस, सिंपल है ना, दे आर सीकिंग सक्सेस। फॉर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर सीक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेती है बिना किसी प्रेपोजिशन को बीच में घुसाए। दूसरा देखो, दे आर सीकिंग टू गेट सक्सेस, सर यहाँ पे तो टू लगा दिया आपने, निकाल दूं क्या, निकालो यहाँ पे। दे आर सीकिंग गेट सक्सेस गलत हो जाएगा। सीक वर्ब इन्फिनेटिव को भी अपना ऑब्जेक्ट ले लेती है, इसलिए टू गेट ना के इन्फिनेटिव को हमने यहाँ लिखा है, टू प्रपोजिशन नहीं है। सीक के बाद में कोई वर्ब रखनी है तो टू रख दो, अगर कोई वर्ब ना हो तो सीधे सीधे नाउन रख दो, समझ गए ना। दे सॉट फॉर सक्सेस भी गलत है, सॉट के बाद में भी फॉर को निकालना है, दे सॉट सक्सेस। सीक के बाद में नाउन आएगा तो सीधे रखोगे, वर्ब आएगी तो टू के साथ रखोगे, नाउन के आगे फॉर वॉर कुछ है ना ऐसा मत रख देना। चलो आगे बढ़े। कह रहे द प्रपोज्ड प्रोविजंस शो दैट द मिनिस्ट्री हैज गॉन टू ग्रेट लेंथ्स to reduce or even remove public participation and by extension independent expert opinion from the process of granting environmental clearances। कह रहे जो प्रपोज प्रोविजंस है ना, जिन प्रोविजंस को प्रपोज किया गया है वो दिखाती है हमें दैट वो ये कि मिनिस्ट्री ग्रेट लेंथ तक चली गई है, मिनिस्ट्री बहुत आगे तक बढ़ गई है, ग्रेट लेंथ तक चली गई है। क्यों करने में भाई, किस काम को, रिड्यूस करने के लिए और यहाँ तक कि रिमूव कर देने के लिए पब्लिक के पार्टिसिपेशन को। मिनिस्ट्री कहती है पब्लिक का तो पार्टिसिपेशन जीरो होगा, आज के बाद पब्लिक नहीं बताएगी कौन सा जंगल कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, है ना। कह रहा है एक तो इस काम के लिए आगे चली गई है और बाय एक्सटेंशन, और इसी के जरिए, बाय एक्सटेंशन मतलब इसी को आगे बढ़ा के, इसी इंटर्न, इसी के कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन को रिमूव भी करना चाहती है ना। और कहाँ से रिमूव करना चाहती है, इस प्रोसेस से, इस पूरी की पूरी कार्रवाई से जो है देने की, ग्रांट करने की एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को, पर्यावरण की जो है क्लियरेंसेस को नए प्रोजेक्ट्स के लिए। सेंटेंस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस तो आगे और लंबा है, इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रपोज प्रोविजंस नए रूल्स ऐसा हमें दिखाते हैं, मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई है, हैज़ गॉन टू ग्रेट लेंथ्स, ताकि वो रिमूव कर दे, यहाँ तक कि हटा दे या रिड्यूस कर दे पब्लिक के पार्टिसिपेशन को, और उसी तरीके से आगे बढ़ के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन को भी रिमूव कर दे। कह रहा है ये कहाँ से रिमूव होगा, इस प्रोसेस से जो है देने की एनवायरमेंटल जो है क्लियरेंसेस को। सेंटेंस समझ गए। अब देखो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के कुछ बता रहा है, पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशंस मे ऑल्सो नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। कह रहे हैं जो पब्लिक रिपोर्टिंग है ना, आप और मैं अगर ट्विटर पे कुछ डालते हैं, कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कोई शिकायत डालता है, कह रहे ऐसी रिपोर्टिंग वायलेशंस की, उल्लंघनों की, उसको भी उसकी कॉग्निजेंस ऑफ नहीं किया जाएगा, उसको भी संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। कॉग्निजेंस ऑफ करना मतलब किसी को नोटिस में लेना, कॉग्निजेंस के बाद ऑफ फिक्स है इसलिए ऑफ को लगाना पड़ा, वैसे नोटिस के बाद में भी ऑफ फिक्स्ड है इसलिए यहाँ नोटिस होता तो भी यहाँ पे ऑफ को लगाना पड़ता। कॉग्निजेंस का मतलब है किसी मामले का संज्ञान लेना, किसी मामले के बारे में धुन जो है ना शुद्ध रखना। तो कह रहा है पब्लिक की भी शुद्ध नहीं ली जाएगी, पब्लिक कोई भी शिकायत कर दे, पब्लिक की शिकायत को आज के बाद ये मिनिस्ट्री सुनने से मना कर रही है। सेंटेंस समझ गए ना, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हो। बाय एक्सटेंशन आप जानते हैं आगे से आगे, हिंदी बोलते हैं आगे से आगे, तो इन टर्न बोल दो, कॉन्सिक्वेंटली बोल दो, दोनों का मतलब होता है आगे से आगे। आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा व्हाइल देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट्स about the importance of development projects, it has resorted to sophistry in classifying activity for exemptions। कह रहे जहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई भी इस बात पे दो राय नहीं है, और किस बात पे भाई, इम्पोर्टेंस पे, कितनी महत्वपूर्णता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। कह रहा कोई भी नहीं कहता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, सबको मालूम है, इस बात पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। कह रहा जहां ऐसा है वाइल, है ना, हुआ क्या, कह रहा इसने रिसोर्ट टू कर दिया, इस मिनिस्ट्री ने, ये मिनिस्ट्री उतर आई है सहारा लेने पे सोफिस्ट्री का, पागल बनाने का, 420 का, किस काम में, क्लासिफाई करने में एक्टिविटी को एग्जम्पशंस के लिए। तो उन्होंने हाथ की सफाई की है, खराब एक्टिविटीज जिनको आज तक नहीं मिलता था, उन एक्टिविटीज को क्लासिफिकेशन चेंज करके अच्छी एक्टिविटी बनाना शुरू कर दिया। तो ट्रिकरी करनी शुरू कर दी है, सोफिस्ट्री शुरू कर दी है, इन्होंने डिसेप्शन जो है उसकी टेक्निक को अपनाया। समझ गए ना सेंटेंस को। कह रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, सबको पता है, लेकिन मिनिस्ट्री हाथ की सफाई का सहारा ले रही है,
खराब प्रोजेक्ट्स को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। सेंटेंस में देखने वाला चीज, एक वर्ड आया सॉफिस्ट्री, अच्छा वर्ड है, इसको नोट करें। रिसोर्ट टू के बाद में नाउन प्रोनाउन जेरेंट आएगा। अगर यहाँ वर्ब होती तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती। आप जानते हैं की टू, रिसोर्ट टू, हैबिचुअल टू, अपोज टू, है ना। ये सब के सब जो है इन एडिशन टू, विद अ व्यू टू, अपने बाद में नाउन प्रोनाउन जेरेंट को लेते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा सेक्शन 26 provides a list of projects that would not attract environmental clearance or permission, including coal mining and seismic surveys for oil, methane and shale gas on some lands। कह रहा है ये जो सेक्शन 26 है ना, ये प्रोवाइड करता है एक लिस्ट को ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिनको नहीं चाहिए होगी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जो प्रोजेक्ट को अब जो है सीधे सीधे शुरू कर देना है बिना मिनिस्ट्री के पास उसकी फाइल भेजे, है ना, और ना तो क्लियरेंस की ना परमिशन की, जिसमें शामिल है कोल की माइनिंग और सीस्मिक सर्वे, ऐसे सर्वेस जो धरती के अंदर भूकंप को देखने के लिए होते हैं, धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स को, सीस्मिक सर्वेस। और किस काम के लिए होते हैं? ताकि ऑयल को, मीथेन को और शेल गैस को जो है हम ढूंढ पाएं, जो हम जो है उनको तलाश कर पाएं। सेंटेंस एक बार समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। आज के बाद अगर आपको कोयला खोदना है और आप सरकार हो, आप कोई प्राइवेट कंपनी हो, या आप ऑयल, मीथेन और शेल गैस को खोदना चाह रहे हो, कहीं से खोज करके निकालना चाह रहे हो, खोद करके, उस केस में अब आपको एनवायरमेंटल कंसिडरेशन की, क्लियरेंस की जरूरत नहीं है इस मिनिस्ट्री से। ऐसा मिनिस्ट्री ने कोल माइनिंग को और इन सबको सेक्शन 26 में रख दिया अपने हाथ की सफाई से। समझ गए ना? ये दोनों काम ऐसे हैं जो एनवायरमेंट पे बहुत बुरा असर डालते हैं, दोनों को अब फ्री हैंड दे दिया मिनिस्ट्री ने। सेंटेंस में देखने वाला कुछ है नहीं। सीजमिक सर्वे आप समझ गए ना, धरती के अंदर घुस करके जो है किसी चीज की तलाश करना। कर अब सेक्शन 14 की बात करेगा। कर सेक्शन 14 प्रोवाइड्स एग्जम्पशंस फॉर दीज एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन, ऑल्सो लिमिटिंग द स्कोप ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट्स कंसर्न्ड in the case of national parks and sanctuaries where pipeline infrastructure will pass। देखो सेक्शन 14 क्या कर रहा है। सेक्शन ऊपर वाले में तो उन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने से इनको मना कर दिया कि हम जो है आपको मांगने नहीं, हमसे सीधे सीधे प्रोजेक्ट शुरू कर दो। 14 में एक दूसरा गेम खेला इनके साथ। कह रहा है सेक्शन 14 जो है ना वो प्रोवाइड करता है एग्जम्पशन को, छूट को, इन ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स के लिए और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी। अब छूट कहाँ से मिलती है? पब्लिक कंसल्टेशन से। अब पब्लिक इस बात पे चर्चा भी नहीं कर पाएगी अगर कोई कोल माइन खुद गई तो, ना तो उसको अप्रूवल चाहिए, ना पब्लिक को चर्चा करने का, कंसल्ट करने का उसके ऊपर कोई हक है ना। ऐसा एग्जम्पशन सेक्शन 14 में इन्होंने दे भी डाला। करे दिया कैसे, प्रोवाइड कैसे किया? लिमिट करते हुए पब्लिक के स्कोप को, दायरे को, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट को कहाँ तक? जो डिस्ट्रिक्ट कंसर्न है वहां तक। जैसे जयपुर में कोल माइन खुद रही है तो जयपुर के लोग बातचीत करेंगे, पर ऐसा नहीं है पास में भरतपुर है, वहाँ के कोई जो करौली के कोई नेता है, अलवर के या कोटा के कोई नेता है, वो उस पर बातचीत करें, नहीं, सिर्फ जयपुर के लोग जो हैं वही बातचीत कर सकते हैं। और कह रहे हैं केस में नेशनल पार्क के और सेंचुरीज के, अभयारण्यों के, जहाँ पे पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पास करेगा, है ना। तो ऐसा होने वाला है, अभी सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट के लोग ही बातचीत कर सकते हैं सरकार के साथ, उसके अलावा वाइडर कंसल्टेशन नेशनल लेवल पे किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगी। तो ऐसा इन्होंने काम किया। सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए ना, जहाँ से पाइप निकलेगी, तो वहाँ से सेंचुरी और नेशनल पार्क है ना, उस केस में भी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट के लोग ही बात कर सकते हैं जहाँ से हमारी जो तेल की पाइपलाइन ये निकलने वाली है। सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें, प्रोवाइड के बाद में एक साइमल्टेनियस सेक्शन है। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, याद है ना आपको वो सेंटेंस? खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था। ईटिंग माई डिनर आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब ईटिंग डिनर जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन, आई वॉज वॉचिंग टीवी में वॉज वॉचिंग मेन वर्ब। तो एक काम मेन वर्ब बन जाता है, दूसरा काम साइमल्टेनियस सेक्शन वर्ब के आईएनजी फॉर्म बन जाता है। यही काम यहाँ हुआ है। सेक्शन 14 प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बन गई मेन वर्ब। और कैसे प्रोवाइड करता है भाई? लिमिट करते हुए स्कोप को, तो लिमिट बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। तो ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, लिमिटिंग नाम का ये पार्टिसिपल। डिस्ट्रिक्ट्स के बाद में कंसर्न आया है, ऐसा करते हैं, मैं नहीं बताता आपको, आप मुझे बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट्स के बाद में कंसर्न आया है, डिस्ट्रिक्ट के पहले आ जाता तो क्या होता? ये कंसर्न नाम का एडजेक्टिव कैसे काम करता है, पहले और बाद में आकर के कैसे चीज़ों को बदल देता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 2-3 बार मैं बता चुका हूँ, याद होना चाहिए सब लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा रोड एंड हाईवेज गेट लिबरल कंसेशन। अब रोड एंड हाईवे जो है ना, इनको और ज़्यादा लिबरल, और ज़्यादा लीनियंट, और ज़्यादा इनको जो फ्री हैंड कंसेशन मिल रहे हैं। कैसे? कह रहा फर्दर इट रिटेन्स द क्लॉज दैट इफ अ पब्लिक एजेंसी और अथॉरिटी कंसीडर्स the local situation not conducive to participation by citizens, the public consultation need not include a public hearing। कह रहा और आगे रिटेन करता है एक ऐसे क्लोज को कि अगर पब्लिक एजेंसी और अथॉरिटी मानती है कि लोकल सिचुएशन बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है
पार्टिसिपेशन के लिए सिटीजन्स के द्वारा। मान लो सरकार ने मान लिया कि सिटीजन से बातचीत करने का कोई हल नहीं है ना, ऐसा अगर हो गया तो पब्लिक की कंसल्टेशन होने की भी जरूरत जो है ना, उसको उसमें एक पब्लिक हियरिंग होने की जरूरत भी नहीं है। सरकार जो है कभी भी पब्लिक से सीधे सामने जाकर के बात करेगी नहीं। अगर सरकार को ऐसा लग गया ना पब्लिक से बात नहीं करनी है, तो सरकार के पास ताकतें हैं पब्लिक की कोई हियरिंग को वो हेल्ड ना करे। तो ऐसा भी इसने एक क्लोज है उसको रिटेन कर रखा है। इट की वर्ब रिटेन्स, पब्लिक अथॉरिटी एजेंसी की जो वर्ब है कंसीडर्स, बीच में और आया है इसलिए सिंगुलर वर्ब दे रहा हूँ, दो चीज़ों के बीच में और आ जाता है, वो सिंगुलर की तरह उनको ट्रीट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है पब्लिक कंसिडरेशन नीड नॉट इंक्लूड। यहाँ पे नीड नॉट इंक्लूड अपनी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है नीड, उसकी तरह से हमने बना करके इसको लिखा है। सबसे पहले काम करते हैं, ये आज के क्विज के क्वेश्चन है 5। आज अपने क्विज से शुरू करते हैं। आप इन 5 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, दिमाग में अपने कमेंट्स में डालना इनके आंसर्स। उसके बाद मैं आपको इन 5 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है रूल के साथ समझाता हूँ, है ना, पूरा डिटेल में। स्क्रीनशॉट लें, कोशिश करें 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपको आंसर्स ढूंढने हैं, दोनों में से तीनों में से क्या आएगा, क्लोज टेस्ट जैसा क्वेश्चन है। अब मैं आपको रूल करवाने वाला हूँ फटाफट, है ना। चलो, इंग्लिश में 3 वर्ब्स हैं, डेयर, डेयर्ड और नीड। इन तीनों वर्ब का क्या है, ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर है इनका, ये मेन वर्ब भी बन सकती है और मॉडल वर्ब भी बन सकती है। दिक्कत क्या है, जब ये मॉडल वर्ब बनती है ना तो इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मेन वर्ब की तरह इनको सब यूज़ कर सकते हैं, मॉडल वर्ब की तरह आप इनको हैंडल नहीं कर सकते। सवाल आपके मन में ये भी आएगा सर क्यों बनाना है, जब बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं, इंग्लिश में बनाया जा सकता है ना, तो आप बनाएंगे। तो मेन वर्ब की तरह भी और मॉडल वर्ब की तरह भी दोनों तरह से एक ही सेंटेंस को लिखा जा सकता है। जब ये मेन वर्ब होती है तो इसके बाद में टू इन्फिनिटिव आएगा। आई नीड टू गो, शी नीड्स टू प्ले, दे डेयर टू से। समझ गए ना, नीड, डेयर, डेयर्ड, इनके बाद में टू इन्फिनिटिव लगा होगा अगर ये वर्ब मेन वर्ब बनी होंगी तो। अच्छा सर, अगर मॉडल वर्ब बनी होंगी तब अगर मॉडल वर्ब बनी होंगी ना, टू इन्फिनिटिव की जगह जीरो इन्फिनिटिव आ जाएगा। जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो अकेली रह जाएगी बिना टू के, और ये जो मॉडल होगी अपना फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करेगी। अब देखो, ये तो होगी टेक्निकल बात। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे करना है ना। समझ जाओगे अगर थोड़ा सा फोकस रखोगे, फोकस से देखना। शी नीड्स टू से दिस, उसको ज़रूरत है ये काम ये कहने की, है ना, शी नीड्स टू से दिस। अब देखो यहाँ पे नीड क्या काम कर रही है, जैसे ही आपने टू इन्फिनिटिव देखा ना, जैसे ही आपको पता लग जाना चाहिए नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पे नीड वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रही है। कैसे पता लगा सर, टू इन्फिनिटिव से। अगर टू इन्फिनिटिव है तो नीड मेन वर्ब है। अच्छा, इसको सर बदल देते हैं मॉडल के अंदर। आपने बोला ना चेंज कर देते हैं, तो मॉडल में चेंज कर देते हैं। शी की जगह शी लिखूंगा, नीड्स की जगह नीड्स लिखूंगा, टू से की जगह से लिखूंगा, दिस की जगह दिस लिखूंगा। यही करूंगा ना, शी नीड्स से दिस। अब मैंने क्या किया, टू को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, टू को मैंने जीरो इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया, जो कि मॉडल फॉर्म में हमें करना होता है। पर इस चीज़ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे ही नीड को आपने मॉडल वर्ब बनाया ना, आपने इसको मेन वर्ब से मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनाया है, अब ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ से इस एस को भी निकाल फेंको, शी नीड से दिस। समझे मेरी बात को, क्या हुआ। मॉडल वर्ब्स कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, देखो मॉडल और हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है। मॉडल वर्ब सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग होती है। नीड है, डेयर है, कुड है, वुड है, शुड है, माइट है ना, ये सब मॉडल्स हैं। ये हमेशा होती है हेल्पिंग वर्ब्स, ये कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। एक आदमी हो चाहे 20 आदमी हो, कुड आएगा तो कुड ही आएगा, है ना। जेंडर भी चेंज नहीं करती, इंसान हो, आदमी हो, लड़का हो या औरत हो, गर्ल हो, उसके लिए भी कुड आएगा तो कुड ही आएगा। वैसे ही जब ये नीड मॉडल वर्ब बनेगी मेन वर्ब से, ये भी अपनी फॉर्म चेंज करना बंद कर देगी। इसके पीछे का एस वैस एस एस जो भी आप रखते थे उसको आपको अब निकाल देना है। समझ गए ना, शी नीड से दिस। ध्यान दोगे, वर्ब की मॉडल फॉर्म के बाद वे इन्फिनिटिव भी आ गया, आपकी कंडीशन यहाँ पे पूरी होगी। सेकंड सेंटेंस को देखो, शी डज नॉट नीड टू से दिस। अब क्या करूँ, मॉडल बना रहा हूँ, शी नीड नॉट से दिस। कुछ भी नहीं किया मैंने, डज नॉट की जगह लिख दिया नीड, नीड के बाद में लगा दिया नॉट, नॉट के बाद में लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, इस टू को निकाल दिया। शी नीड नॉट, डज नॉट नीड टू से दिस में से, टू से में से हमने टू निकाल दिया, और डज नॉट नीड में से नीड को अलग कर दिया, डज नॉट को बदल दिया नॉट में, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट सीधे सीधे पड़ता है। तीसरा देखो, शी नीड्स मनी, तो मैं क्या लिखूंगा, शी नीड मनी। यही करूँ ना, इस सेंटेंस को आप मॉडल में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है ही नहीं, यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही कोई, यहाँ पे आपको सीधे सीधे एक नाउन मिला हुआ है। शी नीड्स मनी को आप कभी भी मॉडल में चेंज नहीं कर सकते। समझ गए ना, दिस सेंटेंस कैंट बी चेंज्ड
इनटू मॉडल, है ना, मॉडल में इसको बदल नहीं सकते। अगला देखो, शी डेयर्स टू से दिस, फिर से वही काम करना है जो उसके साथ किया था नीड के साथ, शी डेयर से दिस। क्या किया मैंने, डेयर्स की जगह डेयर कर दिया, से की जगह टू से की जगह मैंने टू निकाल के से लिख दिया, शी डेयर से दिस। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, उसकी हिम्मत है ऐसा कहने की, शी डेयर से दिस। शी डज नॉट डेयर टू से दिस, फिर से वही बात, शी डेयर नॉट से दिस, है ना, शी डेयर नॉट से दिस। सिंपल है ना। चलो अगला सेंटेंस देखो, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सेंटेंस है, शी नीडेड टू से दिस, शी नीडेड टू से दिस। तो क्या करूं, शी नीडेड से दिस, ये करूंगा ना, शी नीडेड से दिस। अब इसको एक बार सेंटेंस को यही होल्ड करके रखना, इसमें एक छोटी सी एरर है, मैं आपको बताता हूँ। अगला देखो, शी डेयर्ड टू से दिस, इसको भी क्या करूंगा, वही काम करता है, शी डेयर्ड से दिस। कुछ भी नहीं कर रहा, मैं टू को निकाल रहा हूँ बीच में से और मॉडल को मॉडल में बदल रहा हूँ। अब देखो ये दोनों सेंटेंस सही है अप्रोच आपकी, यहाँ पे नीडेड यहाँ पे डेयर। अब ध्यान देना, शुरू मैंने क्या बताया था, डेयर होती है नीड होती है, पर नीडेड नाम की कोई जो है ना मॉडल अपने पास नहीं है। अगर ऐसा है तो ये सेंटेंस भी, ये नीडेड वाला सेंटेंस भी, दिस कैंट बी चेंज इनटू मॉडल। समझ गए ना, क्योंकि नीडेड नाम की मॉडल हमारे पास है ही नहीं इंग्लिश में, डेयर नाम की तो है पर नीडेड नाम की नहीं है। तो नीड बदल दो, डेयर बदल दो, डेयर्ड बदल दो, पर नीडेड को चेंज मत करना। इस सेंटेंस को भी कैंट बी चेंज्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ है, डेयर को चेंज करवाते हैं मॉडल में, डेयर कभी भी चेंज नहीं होता और नीड कभी भी जो है चेंज नहीं होता। अब लास्ट में दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले होती है। डज शी नीड टू से दिस। अब क्या करूं, डज की जगह हेल्पिंग वर्ब रख दो, हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी नीड, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाती है ना। नीड शी से दिस। कुछ भी नहीं हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब थी सेंटेंस के शुरू में ले आया, नीड नाम की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां भी लगना चाहिए एक क्वेश्चन मार्क। डज शी शेयर टू दिस, डेयर टू से दिस। अब इसमें भी वही करना है, डेयर शी से दिस। क्लियर ना। तो इस तरीके से नीड और डेयर को आप मॉडल में चेंज करते हैं। अब पांचों सेंटेंस को आप खुद है ना इसी फॉर्मूला को लगा के करेंगे। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला के जैसा ही है ना। टू को देखते बता देना है मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है। अगर यहाँ पे टू लग रहा है, अगर यहाँ पे टू लग रहा है, रुको, जैसे यहाँ पे टू लग रहा है तो टू को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि भाई नीड्स ही आएगा एवरीबॉडी के साथ में, नीड नहीं आ सकता, मॉडल नहीं, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना, मेन वर्ब चाहिए। तो टू को देखते ही आपको आइडिया लगा लेना है सेंटेंस में आपको क्या करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट लें और आंसर डालें कमेंट सेक्शन में, मेरे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ द फार रीचिंग नेचर ऑफ इट्स प्रपोज्ड सेक्शंस, द सेंटर हैज डिस्प्लेड unseemly haste to get them in place, and Mr. Javadekar has not added credibility by trying to shut down public responses to the draft early। कह रहे बावजूद फार रीचिंग नेचर के, बहुत आगे तक पहुंचने वाले नेचर के इन प्रपोज्ड एक्शंस के, जिन एक्शंस को प्रपोज किया गया है ना, बावजूद इनके बहुत बड़े बड़े निकलने जो है नतीजे निकल करके आने के बावजूद सेंटर ने डिस्प्ले किया है एक ऐसी हेस्ट को, एक ऐसी जल्दबाजी को जो अनसिमली है, जो बहुत गलत है, इम्प्रॉपर है। क्यों? इनको गेट दम करने के लिए इन प्लेस, इनको एग्जिस्ट करवाने के लिए, इनको पुश थ्रू करने के लिए, इनको जो लागू करने के लिए। और मिस्टर जावड़ेकर ने भी नहीं ऐड किया, नहीं हेल्प किया है क्रेडिबिलिटी को, भरोसेमंदी को, और कैसे ट्राई करके शट डाउन को, पब्लिक रिस्पॉन्सेज को इस ड्राफ्ट में बहुत जल्दी। तो सरकार एक तो जल्दबाजी कर रही है, बड़ी अनसिमली है, बड़ी इम्प्रॉपर है, बावजूद इनके बहुत इंपैक्ट निकलने वाले हैं उस चीज़ के बावजूद। और जावड़ेकर साहब भी सरकार का हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने कोई भी हेल्प इस तरह से नहीं की है जो हमारे को भरोसा दिलवाए, भरोसेमंदी के लिए। इन्होंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया पब्लिक के रिस्पॉन्सेज को। सिंपल सेंटेंस है, अनसिमली वर्ड देख लेना, इम्प्रॉपर, इनएप्रोप्रिएट। हेस्ट का मतलब है जल्दबाजी। कह रहा है टू का दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू एक्सटेंड द डेडलाइन टू अगस्त 11। तो इस बीच में दिल्ली हाई कोर्ट को बीच में पढ़ना पड़ा, उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब डेडलाइन को अगस्त 11 तक बढ़ाओ इस ड्राफ्ट की, अभी इसको आप पक्का नहीं करेंगे, अगस्त 11 तक आपको रुक जाना है ना। तो कोर्ट भी बीच में कूद पड़ा इस पूरी रेस के अंदर। कह रहा द एक्सरसाइज हैज़ फर्दर बीन मडेड बाय द मिस्टीरियस ब्लॉकिंग ऑफ सम एक्टिविस्ट वेबसाइट्स कॉलिंग फॉर द EIA प्रपोजल टू बी ड्रॉप्ड एंड डिमांडिंग अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। कह रहे ये पूरी प्रोसीडिंग्स है ना, पूरी जो प्रोसेस है, एक्सरसाइज है, कार्रवाई है, ये हैज़ बीन फर्दर मडिड, ये और ज़्यादा मडिड हो गई है। मड जानते हैं ना, मिट्टी,
मडी करना मतलब किसी चीज़ को मटमैला करना, किसी चीज़ को जो थोड़ा सा धुंधला बनाना। ये एक्सरसाइज और ज़्यादा धुंधली बन गई है ना, अनक्लियर हो गई है एंड नॉन ट्रांसपेरेंट हो गई है। और कैसे? मिस्टीरियस तरह से ब्लॉक कर जाने के काम को सम एक्टिविस्ट की वेबसाइट्स के, कुछ एक्टिविस्ट की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया मिस्टीरियसली, किसी को नहीं पता किसने ब्लॉक किया है ना। ये वो एक्टिविस्ट थे जो कॉल कर रहे थे एआई के प्रपोजल ड्रॉप हो जाए और डिमांड कर रहे थे एक नई अप्रोच को कंजर्व करने की, जो है महफूज करने की नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो कुछ एक्टिविस्ट थे जो कह रहे थे कि ऐसा वायर प्रपोजल है, इसको बंद करो और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ साफ पानी हवा छोड़ो। तो उनकी वेबसाइट्स को और ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके के अंदर बंद भी कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया इंडिया के अंदर। तो कह रहा है ये एक्सरसाइज इस तरह से और मटमैली हो गई है ना। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा है साफ साफ क्लियरली द सेंटर्स अटेम्प्ट्स एट वीकनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस आर नॉट न्यू। कह रहे साफ साफ जो सेंटर के अटेम्प्ट्स है ना, सेंटर की जो कोशिशें हैं कमज़ोर बनाने की कंट्रोल्स को, चेक्स को और संतुलन को, बैलेंसेस को, वो बिल्कुल भी नए नहीं है। सेंटर ऐसे काम करता आ रहा है पिछले 5-7 सालों से, जब से सरकार है। कंट्रोल्स को और बैलेंसेस को हमेशा वो वीक करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को ढालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नया काम नहीं है। वीक नहीं, यहाँ पे एक जेरेंट है इसलिए मैंने इसको ऑरेंज कलर दिया है। कह रहा स्टडी of coal mining clearances show that 4,302 hectares of forest was diverted during 2014 to 18 favoring extraction of conservation। करेक्ट स्टडी जो है कोल माइनिंग की क्लियरेंसेस की एक जो है स्टडी है, उसने ऐसा दिखाया कि इतने हेक्टेयर फॉरेस्ट ना उनको डाइवर्ट किया गया, उनको दूसरी तरफ मोड़ा गया 14 से 18 के बीच में। अब देखो कैसे मोड़ा गया, एक्सट्रैक्शन को कंजर्वेशन के ऊपर जो है फेवर करते हुए। एक्सट्रैक्शन होता है जंगलों से फ़ायदा उठाना, जंगलों को काटना, उनसे लकड़ी, उनसे फल फूल जो है निकालना, किसी तरीके से उनका नाश करना। तो एक्सट्रैक्शन को फेवर कर रहे हैं हम कंजर्वेशन की जगह। इस स्टडी ने हमें दिखाया है 4,302 हेक्टेयर फॉरेस्ट को तबाह किया गया, डाइवर्ट किया गया 14 से 18 में। डाइवर्ट करना मतलब जिस काम के लिए आप हो उस काम के लिए आपको यूज़ नहीं किया जा रहा, किसी और काम के लिए यूज़ हो रहे हो आप जंगल हो, आप प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए हो, पर आपको काट करके हमने आपका जो है कुछ और बना दिया है ना, डाइवर्ट कर दिया। समझ रहे हो ना? एक्सट्रैक्शन देख लेना, करने का किसी चीज़ को, किसी चीज़ में से कोई फ़ायदा उठाने का। कोविड-19 हैज़ पीस पावरफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ नेचर फॉर वेल बीइंग। कोविड-19 ने बहुत ही पावरफुली डेमोन्स्ट्रेट किया। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब एग्जिबिट करना, शो करना, सबके सामने दिखाया। किस चीज़ को दिखाया भाई? वैल्यू को दिखाया है नेचर की, और किसके लिए? वेल बीइंग के लिए, हमारी भलाई के लिए। हमारी भलाई के लिए नेचर कितनी वैल्यूबल है कोविड-19 ने बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। अब देखो कैसे, ऑफ लॉस्ट फॉरेस्ट्स and captured wildlife, bringing virus reservoirs closer to humans and foul air destroying their health। कह रहे जो लॉस फॉरेस्ट है, खराब हुए जंगल हैं, और जो पकड़ी हुई वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवरों को हम बंदी बना लेते हैं, कह रहे ब्रिंग करते हुए वायरस के रिजर्वोयर्स को, वायरस की स्टोरेज को ह्यूमंस के क्लोजर। जंगल कटते हैं ये जानवर, शहरों की तरफ आते हैं, अपने साथ में वायरस लाते हैं। तो क्या ना, पहली चीज़ तो ये है ना, लॉस फॉरेस्ट और कैप्चर वाइल्ड लाइफ ब्रिंग करते हुए वायरस को हमारी तरफ, और फॉल एयर जो है डिस्ट्रॉय करती हुई उनकी हेल्थ को, है ना, उनकी जो है किनकी, जानवरों की हेल्थ को। समझ गए ना सेंटेंस को? तो दो काम यहाँ पे हो रहे हैं। ये सेंटेंस जो है पार्टिसिपल सेंटेंस है, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल सेंटेंस इसको बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अगर आपने मेरे साथ पार्टिसिपल वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, वेदर परमिटिंग वी विल गो देयर, है ना, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज। इंग्लिश के सबसे कंफ्यूजिंग फ्रेजेस में से हैं। अगर आप ग्रामर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ इतना सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। ग्रामर वीडियोस को जाकर के चैनल पे फॉलो करें, सब सिखा चुका हूँ। फॉल होती है खराब एयर, है ना, बासी फॉल। कर वाइल देयर माइट बी अ केस फॉर सम चेंजेस, मच ऑफ द प्रपोज्ड EIA सिस्टम कैन ओनली मेक थिंग्स वर्स एंड शुड नॉट बी पुश्ड थ्रू। कह रहा है जहाँ हो सकता है केस चेंजेस का, देर माइट बी ए केस, केस मतलब नीड होती है, आप जानते हैं, अ केस फॉर समथिंग, अ नीड फॉर समथिंग, जहाँ एक ज़रूरत हो सकती है कुछ चेंजेस की। ज़्यादातर जो प्रपोज सिस्टम है ना EIA का, वहाँ पे ज़्यादातर जो प्रपोज सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को वर्स बनाएगा, खराब बनाएगा, और इसको पुश थ्रू नहीं किया जाना चाहिए, ज़बरदस्ती इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। समझ गए लास्ट सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है ना। माइट बी इसकी वर्ब है, ओके सब्जेक्ट है, देयर एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आई है, सेंटेंस का इन्वर्जन हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आ रही है ना। EIA सिस्टम की दो वर्ब्स हैं, कैन ओनली मेक, शुड नॉट बी, पुश थ्रू। अच्छा लगा तो जरूर से मुझे बताना। कोशिश करता हूँ मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन करने की 100% अंडरस्टैंडिंग हर लड़का और लड़की ले। आपको अगर नए शुरू हुए हो चैनल पे पढ़ना, आपको एडिटोरियल थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, तो बीच बीच में मैं सिंपल वीडियोस भी करता हूँ,
पर शुरू में मुश्किल लगेगा, पर घबराना मत। 10-15 एडिटोरियल्स तक खुद को पुश करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अपने आप से जिद करो। 10-15 के बाद बोलना कैसा लगता है, आसान या मुश्किल, शुरू में मत बोला करो, है ना। जरूर से एक लाइक देना वीडियो को, एक शेयर देना सोशल मीडिया पे, अपने कमेंट्स को पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। चलिए मुलाकात लूँगा कल फिर से। साइनिंग आउट।